10 मई 2022 को सुबह 5:42 बजे सीनियर लेफ्टिनेंट पेट्रो कोवलेंको ट्यूरेट्स्क फ्रंट लाइन से 18 किलोमीटर पीछे अपने कमांड पोस्ट से एक फीनिक्स ड्रोन फीड पर नजर रख रहे हैं। डिजिटल डिस्प्ले ग्रिड 86423791 के पास एक ट्री लाइन से निकलने वाले तापीय संकेत दिखा रहा है। कोवलेंको सामरिक संरचना में चलते हुए 8 अलग अलग तापीय संकेतों को गिन रहे हैं। बीएमपी समर्थन और पैदल सेना के साथ T-72 लगभग कंपनी की संख्या के बराबर एक ढीली पंक्ति में ड्रोजबा में यूक्रेनी ठिकानों की ओर उनके बढ़ते कदमों पर नजर रखते हुए उनके चेहरे पर तनाव आ जाता है। यह सिर्फ एक जांच पड़ताल से कहीं ज्यादा है। यह उनके मुख्य हमले की शुरुआत है। यूक्रेनी अग्रिम चौकियों पर डिथीवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिक पहले से ही भीषण गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। रूसी 12.7 मिमी और 30 मिमी मशीन गन की गोलाबारी खाई रेखा को भिगो रही है, जबकि स्टॉर्म जेट की टुकड़ियां 4-5 मीटर की दूरी पर खुले मैदान में छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेनियों ने पीकेएम मशीन गन से प्रभावी जवाबी गोलाबारी की, लेकिन तोपखाने की मदद के बिना वे आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। अगर उन्हें कुछ ही मिनटों में लक्ष्य पर गोलियां नहीं मिलती तो आगे की खाइयों में तैनात सैनिकों के लिए स्थिति अच्छी नहीं होती। तभी बटालियन मुख्यालय को फैसला लेना होता है। यह अमेरिकी M109 पैलाडिन स्वचालित हॉवित्जर, जो शून्य रेखा से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक उथली खाई में तैनात है, इस खतरे का यूक्रेन का जवाब है। इसकी स्थिति कोई संयोग नहीं है। यह उथली खाई रूसी टोही ड्रोनों से प्राकृतिक रूप से छिपने की जगह प्रदान करती है और साथ ही जवाबी बैटरी फायर से भी कुछ सुरक्षा प्रदान करती है। एक तोपखाने युद्ध में जहां जीवन अक्सर कुछ सेकंड पर निर्भर करता है, जमीन का हर मोड़ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। पैलाडिन के बुर्ज को देखते ही आपको इसकी 155 मिमी M284 तोप नजर आएगी, जो इसके विशिष्ट डबल बैफल मजल ब्रेक से तुरंत पहचानी जा सकती है। यह मजल ब्रेक सिर्फ एक दिखावटी विशेषता नहीं है, यह एक जरूरी घटक है जो पूरी तरह से चार्ज की गई गोली दागने पर उत्पन्न होने वाले भारी प्रतिक्षेप बल का मुकाबला करने के लिए प्रणोदक गैसों को पुनर्निर्देशित करता है। इसके बिना विस्फोट वाहन के ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, फायरिंग की स्थिति को अस्थिर कर देगा और बंदूक को बहुत तेजी से घिस देगा। यह ब्रेक प्रतिक्षेप तंत्र पर दबाव को भी कम करता है, जिससे लक्ष्य पर तेजी से पुनः हमला होता है और बेहतर दीर्घकालिक स्थायित्व मिलता है। बख्तरबंद पतवार के अंदर ही जादू होता है। M109A6 संस्करण, जो सेवा में सबसे उन्नत में से एक है, में एक बेहतर अग्नि नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें GPS, जड़त्वीय नेविगेशन और एक बैलिस्टिक कंप्यूटर शामिल है, जो सेकंडों में फायरिंग समाधानों की गणना करता है। चालक दल आमतौर पर 4 सैनिक एक छोटे लेकिन अत्यधिक कार्यात्मक स्थान में काम करते हैं। गनर, लोडर, चालक एंड कमांडर। अंदर हर गतिविधि का लगभग पूर्णता के साथ पूर्वाभ्यास किया जाता है। लोडर लगभग 45 किलोग्राम वजन वाले 155 मिमी के प्रक्षेप्य को संभाल सकता है और उन्हें अभ्यास की गई सटीकता के साथ ब्रीच में डाल सकता है। चार्ज अलग से लोड किए जाते हैं, जिससे चालक दल को अपने मिशन के लिए गोल की सीमा और प्रक्षेप पथ को अनुकूलित करने की सुविधा मिलती है। पैलाडिन का फायदा सिर्फ इसकी मारक क्षमता नहीं है, इसकी गतिशीलता और प्रतिक्रिया की गति भी है। खींचे जाने वाले तोपखाने के विपरीत M109 कुछ ही मिनटों में एक मिशन पर गोलाबारी कर सकता है, अपनी जगह बदल सकता है और गतिमान हो सकता है। यूक्रेन में जहां जोपार्क 1M जैसे रूसी काउंटर बैटरी रडार कुछ ही सेकंड में तोपखाने की फायरिंग स्थिति का पता लगा सकते हैं, यह गोली चलाओ और भाग जाओ क्षमता बेहद जरूरी है। जैसे ही फायरिंग मिशन पूरा होता है, चालक पतवार को घुमाता है, त्वरण के कारण सस्पेंशन करा उठता है और पैलाडिन आने वाले गोले के आने से पहले ही एक पूर्व चयनित वैकल्पिक फायरिंग स्थिति की ओर बढ़ जाता है। पैलाडिन का संचालन करने वाले यूक्रेनी दल ने इसे अपनी युद्ध शैली के अनुरूप ढाल लिया है। कुछ इकाइयां इसे ड्रोन टोही के साथ एकीकृत करती हैं। क्वाडकॉप्टर या स्थिर पंख वाले यूएवी का उपयोग करके रूसी सीमा के पीछे गहरे लक्ष्यों का पता लगाती हैं। एक बार जब कोई लक्ष्य एक कमांड पोस्ट, एक आपूर्ति डंप या एक रूसी S-300 लॉन्चर पहचान हो जाती है, तो निर्देशांक डिजिटल रूप से फायर कंट्रोल कंप्यूटर को भेज दिए जाते हैं। कुछ ही क्षणों में बंदूक समतल हो जाती है, ऊंचाई निर्धारित हो जाती है और पहला गोला दागा जाता है। अक्सर जब तक दूसरा या तीसरा गोला बैरल से निकलता है, तब तक यूएवी फीड पर पहला प्रभाव दर्ज हो चुका होता है। इसके गोला बारूद का भंडार उतना ही विविध है जितना कि इसके सामने आने वाले खतरे। उच्च विस्फोटक HE राउंड इसके सबसे कारगर हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की सेना, किलेबंदी और हल्के कवच के खिलाफ किया जाता है। पैलाडिन M982 एक्सकैलिबर जैसे सटीक निर्देशित गोला बारूद भी दाग सकता है, जिसका GPS निर्देशित CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल केवल कुछ मीटर का होता है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त क्षति के उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। धुएं के राउंड सैन्य गतिविधियों को अस्पष्ट कर सकते हैं या दुश्मन पर्यवेक्षकों को अंधा कर सकते हैं, जबकि रोशनी के राउंड युद्ध के मैदान में रात को दिन में बदल सकते हैं।
M109 की कवच सुरक्षा छोटे हथियारों की गोलाबारी और गोले के टुकड़ों को झेलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसे भारी तोपखाने या टैंक रोधी हथियारों के सीधे प्रहारों को झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यही इसकी सामरिक स्थिति को महत्वपूर्ण बनाता है। शून्य रेखा के उत्तर पूर्व में उथली घाटी केवल एक फायरिंग पॉइंट नहीं है, यह एक व्यापक रक्षात्मक योजना का हिस्सा है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने क्षेत्र की जांच कर रहे रूसी ड्रोन ऑपरेटरों को भ्रमित करने के लिए मिट्टी के बर्म, छद्म जाल और यहां तक कि थर्मल सिग्नेचर मास्किंग से स्थिति को मजबूत किया है। रणनीतिक स्तर पर यूक्रेनी सेना के हाथों में पैलाडिन की मौजूदगी एक संदेश देती है। ये सिर्फ तोपें नहीं हैं, ये पश्चिमी प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। दागा गया हर गोला इस बात की याद दिलाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ गोला बारूद ही नहीं भेज रहे हैं, बल्कि उच्च स्तरीय प्रणालियां भी भेज रहे हैं जो अपने रूसी समकक्षों से मुकाबला कर सकती हैं और कई मामलों में उनसे बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती हैं। पुराने रूसी 2S1 गोज़्डिका या उससे भी ज्यादा भारी 2S19 MSTS के मुकाबले में पैलाडिन बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर निशाना लगाने की गति और ज्यादा सटीकता प्रदान करता है, जो तोपों की लड़ाइयों को ऐसे मुकाबलों में बदल देता है जहां सेकंड और मीटर ही नतीजा तय करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव वास्तविक है। रूसी सैनिक जानते हैं कि एक बार पैलाडिन बैटरी के सक्रिय हो जाने पर उनका कवर सीमित हो जाता है और उनकी प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम होता है। आने वाले गोलों की गड़गड़ाहट, उसके बाद विनाशकारी सटीकता समय के साथ मनोबल को कम करती है। इसके विपरीत मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों के लिए पैलाडिन की गहरी गूंजती हुई गड़गड़ाहट एक आश्वासन है। इसका मतलब है कि लड़ाई एकतरफा नहीं है, कि उनकी अपनी भारी तोपें उनकी पीठ पर नजर रख रही हैं। अंततः अपनी छद्म फायरिंग पोजीशन में छिपा यह अकेला M109 पैलाडिन सैन्य उपकरणों के एक टुकड़े से कहीं बढ़कर है। यह सेंसर, संचार और रणनीति के उस जटिल जाल का हिस्सा है जो यूक्रेन की तोपखाने की रीढ़ है। यह एक ऐसे सिद्धांत का मूर्त रूप है जो गोलाबारी की विशालता से ज्यादा सटीकता, गति और उत्तरजीविता को महत्व देता है। और एक ऐसे युद्ध में जहां दोनों पक्ष लगातार अनुकूलन कर रहे हैं, यह सिद्धांत और इसके पीछे की तकनीक लड़ाई को बनाए रखने की कुंजी साबित हो सकती है। स्वचालित अग्नि नियंत्रण प्रणाली लक्ष्यीकरण डेटा को 30 सेकंड से भी कम समय में संसाधित करती है, जबकि पारंपरिक सोवियत तोपखाने प्रणालियों को 2-4 मिनट लगते थे। इसके अतिरिक्त यह संस्करण मानक गोला बारूद का उपयोग करके 30 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रति मिनट 4 राउंड की फायरिंग दर को बनाए रख सकता है, और यह इस लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सुबह 6:11 बजे पैलाडिन कमांडर सार्जेंट मैक्सिम बॉयको कोवलेंको की टीम से फायरिंग निर्देशांक प्राप्त करते हैं। गनर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहे 8 वाहनों के लिए लक्ष्य डेटा इनपुट करता है। चालक दल के पास कुछ ही सेकंड का समय होता है। रूसी स्टॉर्म जेट टुकड़ियां पहले ही यूक्रेनी अग्रिम चौकियों पर पहुंच चुकी हैं। कवच के पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह 6:12 बजे फिनिक्स ड्रोन ऑपरेटर युद्ध क्षेत्र से ठीक 750 मीटर ऊपर इष्टतम अवलोकन बनाए रखने के लिए अपने उड़ान पथ को समायोजित करता है। ड्रोन का जिम्बल स्थिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल / इंफ्रारेड सेंसर पैकेज सुचारू रूप से घूमता है और विपरीत हवाओं के बावजूद अग्रणी रूसी T-72 को 0.02 डिग्री की सटीकता से ट्रैक करता है। अगर आप फिनिक्स के सेंसर पॉड को देखें तो आपको इसकी दोहरी इमेजिंग क्षमता दिखाई देगी। यह उच्च परिभाषा दृश्यमान स्पेक्ट्रम इमेजरी को थर्मल डिटेक्शन के साथ जोड़ता है, जो 0.5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बदलाव को रिकॉर्ड करता है। यह गेहूं के खेतों पर छाए हल्के सुबह के कोहरे में भी लक्ष्य का स्पष्ट रूप से पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह ड्रोन एक एन्क्रिप्टेड डेटा लिंक पर रियल टाइम लक्ष्यीकरण डेटा प्रसारित करता है, जो 256 बिट एन्क्रिप्शन के साथ फ्रीक्वेंसी हॉप करता है, जिससे यह रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा इसे जाम करने की कोशिश के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी बन जाता है। ड्रोन में मौजूद युद्ध प्रबंधन प्रणाली स्वचालित रूप से लक्ष्य वेग वेक्टर की गणना करती है और अनुशंसित फायरिंग समाधानों को सीधे बॉयको के पैलाडिन को हर 8.7 सेकंड में प्रेषित करती है, जो रूसी संरचना के मार्ग या गति में परिवर्तन के साथ अपडेट होता रहता है। कोवलेंको देखता है कि ड्रोन का AI लक्ष्य पहचान सॉफ्टवेयर उसके डिस्प्ले पर हर वाहन की रूपरेखा बनाता है। हथियार प्रणालियों, कवच की मोटाई और यूक्रेनी ठिकानों से निकटता के आधार पर खतरे की प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। सिस्टम लाल रंग में अग्रणी T-72 को हाईलाइट करता है, जिसकी 125 मिलीमीटर की मुख्य तोप पहले से ही आगे की यूक्रेनी खाइयों की ओर बढ़ रही है। लक्ष्य प्राथमिकता 1 की पुष्टि होने पर कोवलेंको बॉयको के पैलाडिन को संदेश भेजता है। लीड T-72 ग्रिड 86437 मई 1 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह सेंसर टू शूटर लिंक लक्ष्यीकरण चक्र को कई मिनटों से घटाकर 45 सेकंड से भी कम कर देता है। इस एकीकृत प्रणाली के बिना यूक्रेनी तोपखाने वहां गोलाबारी कर रहे होते जहां लक्ष्य थे, न कि जहां वे हैं।
सीधे प्रहार और गोले के जमीन पर गिरने के बीच का अंतर। लेकिन फीनिक्स ड्रोन द्वारा लगातार लक्ष्य पर नजर रखने की सुविधा के साथ पैलाडिन का दल रूसी वाहनों के युद्धाभ्यास के दौरान भी सटीक निशाना साध सकता है। रूसियों को शायद ही पता था कि उनकी हर गतिविधि पर ऊपर से शिकारी जैसी सटीकता से नजर रखी जा रही थी और आधुनिक युद्ध क्षेत्र की सबसे उन्नत तोपखाना प्रणालियों में से एक को सीधे डेटा भेजा जा रहा था। सुबह 6:14 बजे बॉय को आदेश देता है, मिशन पर एक साथ कई राउंड फायर करें। 6 राउंड HE MRSI के नाम से जानी जाने वाली यह परिष्कृत फायरिंग तकनीक आधुनिक तोपखाने की क्षमता के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप पैलाडिन के फायर कंट्रोल सिस्टम को देखें तो आपको इसका टच स्क्रीन बैलिस्टिक कंप्यूटर एक साथ कई फायरिंग समाधानों की गणना करता हुआ दिखाई देगा, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई, चार्ज और प्रक्षेप पथ अलग अलग होंगे। इससे कई राउंड लगातार फायर करने पर 30 सेकंड के अंतराल पर फायर करने के बावजूद 2 सेकंड के भीतर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम 184 पर्यावरणीय चरों को तेजी से प्रोसेस करता है, जिनमें पाउडर का तापमान, बैरल का घिसाव, मौसम संबंधी आंकड़े और यहां तक कि पृथ्वी का अपने वर्तमान अक्षांश पर घूमना भी शामिल है। ऐसे कारक जिनकी पुरानी प्रणालियों में मैन्युअल गणना की आवश्यकता होगी। 18 किलोमीटर की दूरी पर पहले राउंड हिट की 80% से अधिक संभावना प्राप्त करने के लिए फायरिंग एल्गोरिथम में प्रत्येक चर को भारित किया जाता है। पहला गोला एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ प्रक्षेपित होता है और उच्च विस्फोटकों की गति 847 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने पर पैलाडिन की संरचना कांप उठती है। इसके बाद लगातार 5 और राउंड तेजी से और ऊंची ऊंचाइयों पर दागे जाते हैं। फीनिक्स ड्रोन के इंफ्रारेड सेंसर रूसी संरचना में 1.8 सेकंड के अंतराल पर होने वाले 6 हमलों के थर्मल ब्लूम को रिकॉर्ड करते हैं। इस MRSI क्षमता के बिना रूसी सेना के पास हमलों के बीच कवर लेने के लिए 25 से 30 सेकंड का समय होता, जिससे हताहतों की संख्या और तोपखाने की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय कमी आती। इसके बजाय सभी 6 गोले लगभग एक साथ लगते हैं, जिससे रूसियों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता। पहले 2 BMP सीधे प्रहार से बिखर जाते हैं और प्रत्येक गोले के साथ प्रत्येक प्रभाव बिंदु के चारों ओर 45 मीटर का घातक दायरा बन जाता है। अग्रणी T-72 एक बाल बच गया, रुक गया और आग के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने बुर्ज को बेतहाशा घुमाने लगा। उन्नत बैलिस्टिक कंप्यूटिंग, स्वचालित लोडिंग सिस्टम और सटीक फायरिंग तकनीकों का यह एकीकरण पैलाडिन को एक साधारण मोबाइल गन से एक सटीक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल देता है। क्षेत्र दमन और सटीक मुठभेड़ के बीच का अंतर आधुनिक तोपखाने युद्ध के विकास की विशेषता है, लेकिन इस अच्छे प्रहार के बावजूद यूक्रेनियों के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सुबह 6:27 बजे बॉयको का सामरिक प्रदर्शन एक चिंताजनक घटनाक्रम दर्शाता है। रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों ने द्रुजबा के दक्षिण में खाई की रेखाएं तोड़ दी हैं और यूक्रेनी सेनाएं पीछे हटकर दूसरी जगहों पर पहुंच गई हैं। फीनिक्स ड्रोन से प्राप्त थर्मल इमेजरी में यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते रूसी बख्तरबंद से सिर्फ 80 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहे हैं, जो पारंपरिक तोपखाने के लिए 600 मीटर की खतरे की सीमा के भीतर है। बटालियन मुख्यालय खतरे के करीब गोलाबारी के लिए अनुमति की पुष्टि करता है। इसे भेजो। बॉयको अपने दल को सटीक गोला बारूद इस्तेमाल करने का संकेत देता है। एक्सकैलिबर पर स्विच करते हुए ग्रिड 8644-3794 पर लक्ष्य T-72 पर निशाना साधते हुए वह आदेश देता है। लोडर सुरक्षित गोला बारूद डिब्बे में पहुंचता है, जहां M982 एक्सकैलिबर राउंड रखे जाते हैं। फिर आप M982 एक्सकैलिबर राउंड को देखें तो आपको इसकी विशिष्ट वायुगतिकीय बॉडी दिखाई देगी, जिसमें गाइडेंस फिन और विशेष फ्यूज सिस्टम है जो उड़ान के बीच में दिशा सुधार करने में सक्षम है। प्रत्येक गोले की कीमत लगभग $112,000, लेकिन पारंपरिक गोले के लिए 200 मीटर से अधिक की तुलना में दूरी की परवाह किए बिना 4 मीटर से कम की संभावित गोलाकार त्रुटि प्राप्त होती है। सुबह 6:31 बजे अग्नि नियंत्रण कंप्यूटर मौसम संबंधी आंकड़ों और GPS निर्देशांकों के आधार पर अंतिम समायोजन की गणना करता है, जो प्राथमिक लक्ष्य पर 28.2% हिट संभावना प्रदर्शित करता है। हॉवित्जर गर्जना करता है और इसकी हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा इसकी प्रतिक्षेप शक्ति को 3 गुना कम कर दिया जाता है। ड्रोन फीड कुछ सेकंड बाद तुरंत असर दिखाता है। पहला रूसी T-72 तैयार हो रहा है क्योंकि सटीक निर्देशित हमला लक्ष्य बिंदु से 0.7 मीटर से भी कम विचलन पर उसके बुर्ज पर होता है। अगले 90 सेकंड में 3 और एक्सकैलिबर राउंड समान सटीकता से अपने निशाने पर लगते हैं और 2 और टैंकों और एक BMP कमांड वाहन को निष्क्रिय कर देते हैं। इस सटीक क्षमता के बिना यूक्रेनी रक्षकों को पारंपरिक तोपखाने के व्यापक फैलाव पैटर्न से होने वाली क्षति का जोखिम उठाने के बजाय पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। सुबह 6:35 बजे बचे हुए रूसी BMP अपनी पैदल सेना को खुले गेहूं के खेत में उतारना शुरू कर देते हैं। बॉयको ने क्षेत्र प्रभावी गोला बारूद पर तेजी से बदलाव का आदेश दिया। डिप्सम ग्रिड 8644-3795 खुले में पैदल सेना पर स्विच किया गया।
गनर नए लक्ष्य डेटा इनपुट करता है जबकि लोडर M4A3A1 डिप्सम क्लस्टर राउंड पर स्विच करता है। प्रत्येक शेल में 88 दोहरे उद्देश्य वाले बम होते हैं जो 30 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में फैलते हैं। प्रत्येक M42 M46 बमलेट में आकारगत आवेश और विखंडन प्रभाव का संयोजन होता है जो 2.7 इंच तक के कवच को भेदते हुए कर्मियों के विरुद्ध 15 मीटर का घातक विखंडन दायरा बनाता है। अग्नि नियंत्रण प्रणाली अधिकतम कवरेज के लिए 50 मीटर की इष्टतम बर्स्ट ऊंचाई की गणना करती है। 4 डिप्सम राउंड 900 वर्ग मीटर के उस क्षेत्र को भेदते हैं जहां रूसी पैदल सेना जल्दबाजी में युद्ध की स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है। ड्रोन के इंफ्रारेड संकेतों में बमों के फटने के साथ दर्जनों थर्मल ब्लूम दिखाई देते हैं, जिसमें एक बीएमपी अपने हल्के ऊपरी कवच के कई भेदनों के कारण निष्क्रिय हो जाता है। पारंपरिक तोपखाने को समान क्षेत्र कवरेज प्राप्त करने के लिए 8-10 पारंपरिक राउंड की आवश्यकता होती, जिससे दुश्मन बलों को हमलों के बीच कवर तक पहुंचने का समय मिल जाता। एक ही हथियार प्रणाली से सटीक हमलों और क्षेत्र प्रभावों के बीच यह तीव्र परिवर्तन एक साथ कई प्रकार के खतरों से निपटने में पैलाडिन के सामरिक लचीलेपन को दर्शाता है। गोला बारूद के प्रकारों के बीच तेजी से स्विच करने की इस क्षमता के बिना यूक्रेनी सेनाओं को कवच रोधी और कार्मिक रोधी भूमिकाओं के लिए अलग अलग तोप प्रणालियों की आवश्यकता होती, जिससे उपलब्ध संसाधनों के साथ उनकी युद्ध प्रभावशीलता काफी कम हो जाती। लेकिन उन्हें क्या पता कि जल्द ही उनके पैलाडिन का ही शिकार होना पड़ेगा। सुबह 6:42 बजे बोइको के पैलाडिन में लगे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सेंसर ग्रिड 8721-3807 से सक्रिय रूसी काउंटर बैटरी रडार का पता लगाते हैं। EW पैनल 45 डिग्री स्वीप पैटर्न के साथ 1416 GHz पर सक्रिय रूप से स्कैन कर रहे जूपार्क 1 रडार के विशिष्ट आवृत्ति पैटर्न प्रदर्शित करता है। बोइको ने तुरंत विस्थापन का आदेश दिया। चालक दल अपनी वर्तमान फायरिंग स्थिति में निर्धारित समय से 3 मिनट ज्यादा समय तक रुका रहा। 60 सेकंड से भी कम समय में रूसी काउंटर बैटरी इकाइयों के पास इतना लक्ष्यीकरण डेटा होगा कि वे अपनी स्थिति पर नफरत और असंतोष की बारिश शुरू कर सकें। जैसे ही चालक 675 हॉर्स पावर के टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन को चालू करता है, वाहन कमांडर तुरंत विस्थापन का संकेत देता है। नेविगेशन सिस्टम स्वचालित रूप से 3 गज 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में पूर्व निर्धारित वैकल्पिक स्थान तक इष्टतम मार्ग की गणना करता है, जिसका अनुमानित पारगमन समय 57 सेकंड है और अधिकतम गति 61 किलोमीटर प्रति घंटा है। 27.5 टन का यह वाहन पेड़ों के एक छोटे से समूह से टकराता है, जिसकी शाखाएं बख्तरबंद पतवार से रगड़ खाती हैं, जो तोपखाने के छर्रों में 14.5 मिलीमीटर के गोलों को झेलने में सक्षम है। वाहन के नीचे स्थित इसका हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम फायर कंट्रोल सिस्टम्स के संरेखण को बनाए रखते हुए उबड़-खाबड़ जमीन के प्रभाव को अवशोषित करता है, जिससे पलाडिन रुकने के 60 सेकंड के भीतर फिर से गोलीबारी शुरू कर सकता है। अपनी खराब स्थिति से हटने के सिर्फ 94 सेकंड बाद रूसी तोपखाने के गोले अपनी पिछली स्थिति पर पहुंचते हैं। 152 मिलीमीटर के गोलों की एक घातक वर्षा जो पलाडिन और उसके चालक दल को नष्ट कर देती अगर वे स्थिर रहते। 21 मिनट की लड़ाई के बाद 7:05 बजे बोइको अपने कमांडर की नजर से युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है। खुले मैदान में 3 रूसी टैंक जल रहे हैं। उनकी विशाल आकृतियां झिलमिलाती गर्मी की धुंध में मुश्किल से दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति से 17.5 से 18.4 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। उस दूरी से जिस टक्कर ने उन्हें नष्ट किया वह न तो आकस्मिक था और न ही तात्कालिक, यह जानबूझकर सुनियोजित था और उस तरह की सटीकता के साथ अंजाम दिया गया था जो हफ्तों या महीनों तक खुफिया जानकारी जुटाने और तोपखाने के समन्वय से आती है। धुएं के काले स्तंभ आसमान की ओर उठते हैं, लगभग 300 मीटर तक ऊंचे उठते हैं। हवा से बिखरने से पहले मुड़े हुए तैलीय धुएं का निर्माण करते हैं जो युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु का प्रतीक है। यूक्रेनी खाइयों के करीब मलबा एक ज्यादा अंतरंग और अराजक कहानी बयां करता है। 5 बीएमपी पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, रूसी मोटर राइफल इकाइयों के बख्तरबंद घोड़े अब चकनाचूर और जले हुए पड़े हैं। उनके मुड़े हुए ढांचे 400 मीटर के दायरे में बिखरे पड़े हैं। इस टुकड़ी की बढ़त उन्हें खतरनाक रूप से करीब ले आई थी। कुछ मामलों में तो यूक्रेनी ठिकानों की छोटे हथियारों की सीमा के भीतर यह निकटता 2 संभावनाओं में से एक की ओर इशारा करती है। या तो ये बीएमपी खाई की रेखा को तोड़ने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे थे, या वे हताश होकर पीछे हटने की कोशिश में फंस गए थे और अलग होने से पहले ही उन्हें काट दिया गया था। अग्रिम निगरानी तत्वों से कुल 8 वाहनों के नष्ट होने की पुष्टि होती है, जिनमें से 7 को सैन्य शब्दावली में विनाशकारी विनाश कहा जाता है। दूसरे शब्दों में न केवल निष्क्रिय बल्कि नष्ट भी कर दिया गया। गोला बारूद खत्म हो गया, बुर्ज अपने पतवारों से उखड़ गए और चालक दल का बचना लगभग असंभव हो गया। केवल एक वाहन जो संभवतः कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में मारा गया था, इतना सुरक्षित प्रतीत होता है कि उसे बरामद या बचाया जा सके। हालांकि अग्रिम पंक्ति की अराजकता में यह संभावना भी अनिश्चित बनी हुई है।
जिस दूरी पर टैंक नष्ट किए गए 5 से 18 किलोमीटर से इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। यह जैवलिन या NLAW जैसी अधिकांश मानव पोर्टेबल एंटी टैंक प्रणालियों की प्रभावी सीमा से कहीं अधिक है और यहां तक कि प्रत्यक्ष अग्नि टैंक मुठभेड़ों की बाहरी सीमाओं को भी पार कर जाती है। ऐसी दूरियां सटीक निर्देशित तोपखाने, ड्रोन संशोधित गोलाबारी या यहां तक कि नाटो द्वारा प्रदत्त M9A2 एक्सकैलिबर GPS निर्देशित 155 मिमी राउंड जैसी प्रणालियों की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं। यह तथ्य कि इस दूरी पर प्रभाव इतने निर्णायक थे, यह दर्शाता है कि यूक्रेनी सेना के पास न केवल सही उपकरण थे, बल्कि लक्ष्यीकरण की खुफिया जानकारी भी थी, जिससे उन्हें लगभग पूर्ण सटीकता के साथ इस्तेमाल किया जा सके। इस स्तर की सटीकता अकेले में शायद ही कभी देखने को मिलती हो। अग्रिम पर्यवेक्षक, संभवतः स्काउट, ड्रोन ऑपरेटर या विशेष टोही इकाइयां रूसी टुकड़ी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्पष्ट दृष्टि रेखाओं के साथ तैनात रहे होंगे। यूएवी संभवतः निकट नियंत्रित करने के लिए छोटे क्वाडकॉप्टर या लंबी दूरी की निगरानी के लिए बायर कटार TB2 जैसे बड़े स्थिर पंख वाले ड्रोन ने अग्नि नियंत्रण केंद्रों को निरंतर लक्ष्यीकरण डेटा भेजा होगा। फिर उस डेटा को संसाधित करके तोपखाने इकाइयों को भेजा गया होगा, जिनके पास संभावित पहुंच मार्गों के लिए पहले से ही पूर्व निर्धारित फायरिंग टेबल होंगे। यूक्रेनी खाइयों के इतने करीब BMP का विनाश सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि रूसी मशीनीकृत पैदल सेना ने अंतिम कुछ 100 मीटर तक आगे बढ़ने का प्रयास किया, जो अक्सर किसी भी हमले का सबसे घातक हिस्सा होता है, लेकिन अपने सैनिकों के उतरने से पहले ही उनका सफाया हो गया। मशीनीकृत सिद्धांत के अनुसार BMP का उद्देश्य पैदल सेना को कवच सुरक्षा के तहत मोर्चे पर ले जाना और फिर उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलने के लिए तैनात करना है। यह तथ्य कि इन वाहनों को यह कार्य पूरा करने से पहले ही सामूहिक रूप से नष्ट कर दिया गया, इसका मतलब है कि अंदर मौजूद पैदल सेना या तो तुरंत ही मर गई या गोलीबारी के कारण उतरने को मजबूर हो गई, जिससे संभवतः भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए। दोनों पक्षों पर इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। यूक्रेनी रक्षकों के लिए लंबी दूरी की सटीक गोलाबारी के बीच एक समन्वित हमले को ध्वस्त होते देखना उनकी रक्षात्मक प्रणालियों और उनकी तोपखाने की मारक क्षमता में उनके विश्वास को और पुख्ता करता है। यह मनोबल बढ़ाने वाला है। एक ठोस अनुस्मारक है कि नाटो तकनीक, स्थानीय युद्ध क्षेत्र ज्ञान और अनुशासित निष्पादन का संयोजन सबसे दृढ़ रूसी अग्रिमों को भी रोक सकता है। रूसी पक्ष के लिए एक ही मुठभेड़ में 8 बख्तरबंद वाहनों, 3 टैंक और 5 BMP का नुकसान न केवल एक महत्वपूर्ण भौतिक क्षति दर्शाता है, बल्कि गति में भी कमी दर्शाता है। टैंक चालक दल और मशीनीकृत पैदल सेना निगरानी में खुले मैदान में आगे बढ़ने से आने वाली कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस तरह की हार के बाद इस क्षेत्र में भविष्य की प्रगति धीमी, अधिक झिझक वाली होगी और यूक्रेनी गोलाबारी को दबाने के लिए संभवतः भारी तैयारी वाली बमबारी की आवश्यकता होगी, जिससे रक्षकों को सुदृढ़ीकरण के लिए बहुमूल्य समय मिल जाएगा। इसके अलावा विनाश का यह पैटर्न किल जोन पर यूक्रेन की महारत की ओर इशारा करता है। पूर्व पंजीकृत क्षेत्र जहां तोपखाने की गोलाबारी को आगे बढ़ते दुश्मन बलों पर तेजी से केंद्रित किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध से चली आ रही और आधुनिक ड्रोन एकीकरण के माध्यम से परिष्कृत यह रणनीति खुले मैदान को एक घातक जाल में बदल देती है। मलबे, खासकर 400 मीटर के चाप में BMP के बीच की दूरी बताती है कि वे ऐसे ही क्षेत्र में घुस गए थे और उन्हें व्यवस्थित रूप से तेजी से खत्म कर दिया गया। विनाशकारी मारक क्षमता की मौजूदगी उन्नत हथियारों की संभावना की ओर भी इशारा करती है। पारंपरिक उच्च विस्फोटक गोले बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी पर लगातार विनाशकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए अक्सर या तो ऊपरी हमले की रूपरेखा या ज्ञात कमजोरियों पर सटीक निर्देशित हमले की आवश्यकता होती है। इसका मतलब तोपखाने के साथ ड्रोन से गिराए गए कवच रोधी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे एक स्तरित मारक प्रणाली बनती है जिसका हमला शुरू होने के बाद मुकाबला करना बेहद मुश्किल होता है। व्यापक परिचालन संदर्भ में इस तरह की लड़ाइयां रूसी बख्तरबंद ताकत को इस तरह कमजोर करती हैं कि उसे तुरंत बदलना मुश्किल होता है। हालांकि रूस के पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन खोए हुए कवच, खासकर आधुनिक संस्करणों की मरम्मत या बदलने का सैन्य बोझ यह है कि प्रत्येक क्षति का अभियान के दौरान एक संचयी प्रभाव पड़ता है। यूक्रेनी पक्ष की ओर से ये मौतें प्रचार के साधन भी हैं, जिनका इस्तेमाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को यह दिखाने के लिए किया जाता है कि पश्चिमी सैन्य सहायता युद्ध के मैदान में ठोस परिणामों में तब्दील होती है। अंततः इन 8 वाहनों का विनाश कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक परिचालन लय का हिस्सा था। इस क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षक स्पष्ट रूप से एकीकृत टोही, अग्नि नियंत्रण और प्रहार क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं। वे केवल जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, वे युद्ध क्षेत्र को आकार दे रहे हैं, दुश्मन को आवाजाही की आजादी से वंचित कर रहे हैं,
हमलों को पूर्व निर्धारित मारक क्षेत्रों में मोड़ रहे हैं और ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनकी गूंज उस अगस्त के दिन दिखाई देने वाले धुएं के स्तंभों से कहीं आगे तक सुनाई देगी। मैदानों के ऊपर का काला धुआं कुछ ही घंटों में गायब हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ रूसी नियोजन कक्षों में हफ्तों तक बना रहेगा। ज्यादातर बची हुई दुश्मन पैदल सेनाएं अपने कूदने के बिंदुओं की ओर पीछे हटती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बचे हुए लोग अब भी लड़ाई जारी रख पाएंगे। पैलाडिन की स्वचालित युद्ध क्षति आकलन प्रणाली मुठभेड़ की गणना करती है। 20 मानक उच्च विस्फोटक राउंड, 8 सटीक निर्देशित एक्सकैलिबर राउंड और 4 डीपीएसएम क्लस्टर गोला बारूद 3 फायरिंग पोजीशन पर खर्च किए गए। सिस्टम के एकीकृत बैलिस्टिक कंप्यूटर ने बार बार स्थान बदलते हुए भी पहले राउंड की सटीकता बनाए रखी, जो कि खींची जाने वाली तोपखाने प्रणालियों के साथ असंभव है, क्योंकि उन्हें फायरिंग क्षमता को फिर से स्थापित करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। सुबह 7:12 बजे यूक्रेनी टोही ड्रोनों ने एक अप्रत्याशित घटना देखी। लगभग 1 दर्जन रूसी पैदल सैनिक अपने सिर के ऊपर हथियार उठाए और हेलमेट लहराते हुए कवर से बाहर आ रहे थे। एक यूक्रेनी टोही ड्रोन सैनिकों से 6 मीटर ऊपर अपनी स्थिति बनाए हुए है। उसका कैमरा गिम्बल 30x ऑप्टिकल आवर्धन के साथ उनकी स्थिति पर लॉक है, जिससे उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। बोइको हंसते हुए कहते हैं, ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण हो गया है। सटीक गोलाबारी, तेज विस्थापन क्षमता और गोला बारूद के लचीलेपन के संयोजन के बिना रूसी सफलता निश्चित रूप से सफल हो जाती। इसके बजाय सटीक तोपखाने के हमले से 168 वाहन हताहत हुए और सभी जीवित पैदल सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा, और यह सब पारंपरिक ट्यूब तोपखाने की तुलना में 70% कम गोला बारूद खर्च करते हुए हुआ। अभी के लिए अलविदा।